बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इनलाइटनमेंट एज 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक था, फिर उसके बाद नियो क्लासिकल एज जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। इससे पिछली वीडियोस में हमने 4 और एजेस को डिस्कस किया था, जिसमें एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन एज, और उसके साथ रोमांटिक एज एंड क्लासिकल एज। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन एजेस को समझने से पहले उन एजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इनलाइटनमेंट एज है क्या और नियो क्लासिकल एज। The Enlightenment age and the Neoclassical age in English literature are distinct periods that were marked by specific intellectual and artistic characteristics। कहते हैं कि दोनों जो एजेस हैं इनके अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इनलाइटनमेंट एज को देखें तो ये 17 to 18 सेंचुरी था। इसके अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसमें क्या था? रैशनलिज्म। लाइक दिस पीरियड एम्फिसाइज्ड रीज़न। इसमें किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फिसाइज किया गया था? लाइक रीजंस पे, साइंस पे, स्केप्टिसिज्म पे ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी इंक्लूडिंग रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अगर हम इससे पिछली एज की बात करें जो रोमांटिसिज्म थी या रोमांटिक एज थी, उसमें क्या था? उसमें लाइक जो मेन फोकस थी वो सिंप्लिसिटी पे थी, फीलिंग्स एंड इमोशंस पे थी, ह्यूमनिज़म पे थी, मींस ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हमारे पास आते हैं जैसे सैमुअल टेलर कॉलरेज हो गए, विलियम ब्लेक हो गए, जॉन कीट्स हो गए, पेर्सी बेसे शेले हो गए, इसी तरह मैरी शेले हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं ये रोमांटिक एज में आते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उस एज में यानी रोमांटिक एज में लोगों का फोकस किस चीज़ पे था? सिंप्लिसिटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स। लेकिन इस में एज में किस चीज़ पे है? रीज़न, साइंस, स्केप्टिसिज्म, ये चीज़ों पे है। एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो हमारे पास एज इनलाइटनमेंट एज की। Enlightenment thinkers valued empirical observation and the scientific method as way to gain knowledge। इनका ये मानना था कि साइंटिफिक मेथड ही यूज़ करके हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनका मेन फोकस किस चीज़ पे था? साइंस पे था। फिर उसके बाद है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का कंसेप्ट एक्चुअल में लाइक रोमांटिक एज में भी था। देयर वॉज अ फोकस ऑन द राइट्स एंड ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी इंसानों के जो राइट्स है, जो एक फ़र्द के राइट्स होते हैं, उस पर भी इनका मेन फोकस था। इसी तरह सोशल क्रिटिक। लिटरेचर ओपन क्रिटिक सोसाइटल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स, टॉलरेंस एंड फ्रीडम। यानी लिटरेचर ने हमेशा क्या किया है? लिटरेचर ने हमेशा उन सोसाइटीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है जो किसी भी तरह जो पॉलिटिकल वे में या किसी भी तरह जो इंसानों के राइट्स हैं उनको लाइक देने की कोशिश नहीं करते। तो लिटरेचर ने हमेशा उन चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। अब इसमें क्या होता है? इंसान के राइट्स के बारे में बताता है यानी जो इंसान की फ्रीडम है उसके बारे में बताया गया है कि इंसान के लिए फ्रीडम कितनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद है सटायर। सटायर जो है उर्दू में हम कहते हैं तंज़। Satirical works like Jonathan Swift's Gulliver's Travels used irony and humor to comment on society. Philosophical essays. The period saw the rise of the philosophical essays। अब इस पीरियड में कहते हैं कि philosophical essays का भी लाइक एक ट्रेंड बन गया था विद राइटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनलाइटनमेंट एज के इंपॉर्टेंट वर्क्स या इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम बताएं। तो जिसमें जॉन लुकी है एंड डेविड ह्यूम है, एड्रेसिंग टॉपिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर एंड गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट वर्क्स एंड राइटर्स। फिर उसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट वर्क कैंडिड बाय वोलेटायर, अ सटायरिकल नोवेला दैट क्रिटिसाइज ऑप्टिमिज्म ऑफ द टाइम थ्रू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द प्रोटोगनिस्ट। तो इस थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है कि ये कैंडिड वर्क यानी जो कैंडिड नावल है इसमें क्या बताया गया है जो वोलेटायर ने लिखी है। एन एसे कंसर्निंग इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बाय जॉन लुकी, अ फाउंडेशनल वर्क इन फिलासफी। ये इंपॉर्टेंट वर्क था फिलासफी में, एड्रेसिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन नॉलेज, इंसान की नॉलेज के बारे में बताया गया है। A Modernist Proposal by Jonathan Swift, a satirical essay suggesting a solution to poverty by eating children।
तो ये भी एक सटायरिकल लाइक आई सेड के तंज को कहा जाता है, सोसाइटी पे तंज करना, ठीक है। जो पॉवर्टी है उसको जो है लाइक मेन फोकस रखा गया है। द एज ऑफ रीज़न बाय थॉमस पेन के भी और बहुत से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ये अमेरिकन थे, ठीक है। अ सीरीज़ ऑफ पम्पलेट्स एडवोकेटिंग फॉर रैशनलिज्म एंड चैलेंजिंग रिलीजियस अथॉरिटी। तो इसका भी यही मानना था, इसने भी जो रिलीजियस अथॉरिटी उसको चैलेंज किया था, यानी अपने इस वर्क के थ्रू द एज ऑफ रीज़न अपने रीज़न देने होते हैं कि मज़हब जो है इतना ज़रूरी नहीं है। ये ऑब्वियसली लाइक उस वक्त ये चीज़ें चलती आ रही है, और आज भी आप देखते होंगे बहुत से लोग मज़हब पे सवालात उठाते हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड हो। इंसाइक्लोपीडिया एडिटेड बाय डेनिस डाइड्रेट, a comprehensive encyclopedia that aim to compile and disseminate knowledge। अब दूसरा जो एज है वो है नियो क्लासिकल एज। तो यहाँ तक हमारी जो इनलाइटनमेंट एज है उसकी एंडिंग होती है। अब क्वेश्चन किस तरह आते हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं या तो वो शॉर्ट में होंगे या लॉन्ग में होंगे, और एमसीक्यूज़ भी अगर पूछ सकते हैं आपसे कि ये एज की डेट क्या है या इस एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन से हैं, कुछ नाम दिए होंगे। सो एक एक चीज़ आप लोगों ने पढ़नी है। अब ज़रूरी नहीं कि पेपर में आपसे शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग में आपने यही सब कुछ लिखना है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। ये हेडिंग वगैरह देनी है और अच्छे से लाइक रिप्रेजेंट करना है। बाकी पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता इंग्लिश लिटरेचर का, सिंपल आपने पढ़ना होता है। और लिंग्विस्टिक्स की तरह नहीं है, लिंग्विस्टिक्स थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन लिटरेचर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। नियो क्लासिकल एज क्या है, ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट है। इसके अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, रिटर्न टू क्लासिकल फॉर्म्स, नियो क्लासिज्म एम्फसाइज अ रिटर्न टू क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेरी फॉर्म्स एंड वैल्यूज़। इनका वापस किस चीज़ पे एम्फसाइज था, लाइक क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेरी जो फॉर्म्स थे, जो वैल्यूज़ थे, जो वर्क्स थे, उन पे इनका एम्फसाइज था। इसी तरह ऑर्डर एंड बैलेंस, राइटर्स sought to achieve order, balance and clarity in their works, often implying structured verses and prose। यानी जो राइटर्स थे वो हमेशा अपने वर्क में ऑर्डर बैलेंस चाहते थे, क्लैरिटी चाहते थे अपने वर्क्स में, या दूसरे जो लोग थे वो राइटर्स के वर्क्स में ऑर्डर बैलेंस और क्लैरिटी चाहते थे। तो फिर ये किस चीज़ का, वर्स और प्रोज का यूज़ करते थे। ऑर्डर बैलेंस ये अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है उसके बाद है सटायर एंड मॉरलिज्म। लाइक द इनलाइटनमेंट, moral and satirical themes were common, but they were expressed in a more controlled and measured manner। कहते हैं कि इस वक्त इन्हें जो इनलाइटनमेंट एज थी इसमें ऑब्वियसली जो सटायरिकल थीम्स होते हैं, यानी सोसाइटी पे तंज करना, लोगों पे तंज करना, या अपने मुल्क पे तंज करना, ये सारी चीज़ें कॉमन थी, लेकिन एक लिमिटेड थी, कंट्रोल थी थोड़ी बहुत। हीरोइक कपलेट्स, द यूज़ ऑफ हीरोइक कपलेट्स राइम पेयर्स ऑफ लाइंस इन आइबिक पेंटामीटर। ये थोड़ी बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी है, बाकी आप इस पे वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि हीरोइक कपलेट्स क्या होती है, टेट्रामीटर क्या है, पेंटामीटर क्या है, आइबिक पेंटामीटर, आइबिक टेट्रामीटर क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है पोइट्री, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। Nature and emotion. Nature and human emotions were often portrayed in a restrained and rational manner। तो इंसान की जो इमोशंस है उसको भी बेहतर वे में पोर्ट्रे किया जाता था, रेशनल मैनर में पोर्ट्रे किया जाता था। फिर उसके बाद है सोशल कमेंट्री। न्यू क्लासिकल लिटरेचर ओपन क्रिटिक सोसाइटीज़ शॉर्ट कमिंग्स एंड मॉरल डिके। और इसमें जो इंसान की जो मॉरल डिके है, यानी जो उसका तबाही का जो, यानी उसकी जो मॉरलिटी वो जब तबाह हो रही होती है, उसको भी इन्होंने हाईलाइट किया है इस एज में। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड राइटर्स। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वर्क है अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप कौन थे? अलेक्जेंडर पोप वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, नॉन फॉर वर्क्स लाइक द रेप ऑफ द लॉक। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ये आप लोग अपने सब्जेक्ट, यानी अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इस वर्क को आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे आगे जाके, या शायद आप लोगों ने पढ़ लिया हो। एन एसे ऑन मैन, पोप वाज अ मास्टर ऑफ द हीरोइक कपलेट्स एंड अ सटायरिस्ट। अब इस वर्क में भी इसने क्या किया है, सटायर किया है, तंज किया है। किस पे? एक लड़की होती हैं जिसके लॉक, यानी जो लट होती है, जो बालों की जो हम कहते हैं लट, वो काट दी जाती है। तो इसलिए ये इसने पूरा, देखो मतलब एक वर्ड रेप, तो इट मीन्स इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट।
बट यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, लॉ की, यानी लट की बात हो रही है। बाकी आप जब इसको पढ़ेंगे आपको बेहतर समझ आएगी। इसी तरह एन एसो ऑन मैन, ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, सटायरिस्ट वर्क है, लेकिन हीरोइक कपलेट का यूज़ हुआ है। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, हीरोइक कपलेट या पेंटामीटर, टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये पोइट्री से रिलेटेड है और आपको पता होने चाहिए इस चीज़ों का। मीटर है क्या, ठीक है, राइम स्कीम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सैमुअल जॉनसन, his essays, especially those in the Rambler and the Idler, are representative of the neoclassical style. जेन ऑस्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो शी ब्रिजेस द गैप बिटवीन द न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक पीरियड्स। ऑस्टन वर्क्स लाइक प्राइड एंड प्रेजुडिस, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इस वर्क को आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। और इसमें लाइक उस वक्त की जो फीमेल थी उसको किस तरह जो है लाइक कंस्ट्रेन किया जाता था, उनको लिमिटेड रखा जाता था, उनको बहुत से ऐसे कामों से रोका जाता था, चाहे जैसे एजुकेशन हो। तो ये वर्क आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये पढ़ाया जाता है। इसका भी लाइक मैंने ज़्यादातर देखा है, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाया जाता है। सो इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। एक ये वर्क है और एक द रेप ऑफ द लॉक है। These two literary periods, the Enlightenment and Neoclassical Age, were characterized by a focus on reason। तो इसमें वही बात है जिसमें इन्होंने रीजन्स की बात की, ऑर्डर की बात की, सोशल कमेंट्री दी। They laid the groundwork for subsequent literary movements and had a lasting impact on English literature and thought। Obviously इसका इम्पेक्ट आज भी है, आज भी हम इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं और हमें पता चल जाता है इंग्लिश लिटरेचर के थ्रू कि उस वक्त जो लोग थे वो किस टाइप के थे, उनके मोटिव्स क्या होते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें इंग्लिश लिटरेचर से पता चल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।